विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर पिछले कई महीनों से उठापटक चली और विशेष रूप से एसआईआर पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आखिरकार एसआईआर पर उठापटक की ये पूरी राजनीति टीएमसी की ये फेल होती हुई दिख रही है। कैसे? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए कि एसआईआर पर टीएमसी की सियासत क्यों हुई फेल। एसआईआर के दूसरे फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट अब लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल है कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर ढंग से पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक अभूतपूर्व आदेश दे रहा है। यानी ऐसे ऐसे आदेश जो पहले कभी नहीं दिए गए, ताकि इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम और अविश्वास की गुंजाइश ही ना बचे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी तक जो भी दस्तावेज वोटर्स ने अपने दावों के समर्थन में दिए थे और जो 24 फरवरी तक अपलोड नहीं हुए हैं, वो सभी दस्तावेज 26 फरवरी तक एसआईआर प्रक्रिया में तैनात किए गए जजों को सौंप दें। अगर अपलोड नहीं हुए तो हाथों हाथ सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सुनवाई के मामले में सिविल जजों को भी लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उस समय कहा था कि अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी पड़ती है तो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाए, झारखंड से, ओडिशा से। तो जाहिर है अब इस प्रक्रिया में झारखंड और ओडिशा के जजेस भी शामिल हो रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तक। अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी अनमैप्ड कैटेगरी मामलों में वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो चुनाव आयोग अंतिम सूची के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी पूरक सूची भी प्रकाशित करेगी। अब सवाल यह है कि 60 लाख के आसपास वोटर्स के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इतना पेचीदा क्यों बना हुआ है पश्चिम बंगाल में? एसआईआर के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 1.8 लाख मैरिज सर्टिफिकेट बने और लाखों की तादाद में बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बने या फिर नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए फेक दस्तावेज भी अपलोड किए गए हैं, ऐसा आरोप है। और इसी की सत्यता की जांच अब तक चुनौती बनी हुई है। इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस के साथ बैठक की थी। आयोग ने चुनावी हिंसा को रोकने के लिए इलाके में कुख्यात अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद हावड़ा में सरेआम सड़क पर गोलीबारी और हत्या की घटना अब सामने आई है। हावड़ा की इस घटना के बीच भांगड़ में ड्रम भर भर कर ताजा बम बरामद किए गए हैं। अब गौरतलब है कि 8 दिन पहले इसी भांगड़ में एक ड्रम में हुए विस्फोट के कारण 9 साल का एक बच्चा 95% झुलस गया था। तो सवाल यह है कि एसआईआर के बाद राज्य की कानून व्यवस्था भी चुनाव आयोग का सरदर्द बढ़ाने वाला है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बड़े आंदोलन की धमकी भी दे रही हैं। बांग्लादेश के सरहदी इलाके में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बड़ी तादाद सुनवाई राज्य चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। 23 जिलों की सूची में मुर्शिदाबाद जिला सबसे आगे है, जहां लंबित आवेदनों की संख्या सबसे अधिक है। जजों के लिए एक स्पेशल पोर्टल भी तैयार किया गया है ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर यानी जो सही मतदाता है उसका नाम बिल्कुल ना कटे और किसी भी अवैध यानी फेक वोटर का जुड़े नहीं। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तो काफी आरोप प्रत्यारोप उठापटक चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि टीएमसी तो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश अब कर रही है। जिस तरीके की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डोंट यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। क्योंकि अगर सही समय तक अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। तो इसलिए तब तो चिल्लाने लगेंगे तृणमूल के लोग ही। तो इस तरीके की राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है सिंपैथी गेन करने के लिए। जवाब टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने दिया। कहा कि ममता जी ने जो मुद्दा उठाया था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये पूरा साबित कर दिया कि ये ममता बनर्जी जिस मुद्दे पर आपत्ति उठाया था वो सब एकदम जेन्युइन है। इलेक्शन कमीशन फेलियर है, उसका प्लानिंग नहीं था,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और मामले पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था फाइनल वोटर लिस्ट में सब डिस्पोज अप करके लॉजिस्टिकल डिस्पेंसरी से लेकर हमारी जो अनमैप्ड है सब मिला के ठीक ठाक करके 28 तारीख एक रोल पब्लिकेशन के लिए। उसको कोई टाइम चाहिए तो 2-5 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले सकता था, लेकिन आज जो हुआ इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है। तो आपने देखा कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें अब ऐसा लग रहा है कि एसआईआर पर जो उठापटक, जो आरोप प्रत्यारोप, जो कुछ भी चला, जितनी भी राजनीति चली, अभी भी चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी दखल और अभूतपूर्व आदेश पारित करने पड़े तब जाकर ऐसा होता हुआ दिख रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सौरभ दत्ता, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से जुड़ेंगे शायद, और साथ में विकास सारथी जो सुप्रीम कोर्ट पर और उसकी खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। मैं पहले आज सौरभ दत्ता के पास चलता हूं। सौरभ, बताइए जरा कि अब जाकर भी क्या ये लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिसे कहते हैं ना कि एक समस्या सुलझने की ओर है और दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की वो मुंह बाए खड़ी है, जिस तरह की घटना हावड़ा में हुई है? सौरभ की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सौरभ, मैं आपकी आवाज को ठीक करवाता हूं अभी। ठीक है, करवाता हूं ठीक। विकास के पास चलते हैं, तब तक उनकी आवाज को ठीक कीजिए। विकास सारथी, अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऐसे आदेश देने पड़े जैसे आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिए थे। ये नौबत यहां तक क्यों आई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले पर कोई आज सुनवाई नहीं कर रही है। आप देखिए, बिहार में जब एसआईआर हुई थी उस समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है, और इस बीच में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर हो रहे हैं। अभी 22 के लिए फिर से नोटिफिकेशन आ गए। लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में यह नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऐसे अभूतपूर्व आदेश देने पड़े? विकास। बिल्कुल, देखिए, जब बिहार के एसआईआर का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी वक्त बंगाल के बहुत सारे नेता उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उस वक्त सब लोगों की हैरानी ये थी कि मामला बिहार का है तो बंगाल के नेता, तृणमूल कांग्रेस के सांसद या अन्य नेता क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो ये सबको पता था कि देश भर में एसआईआर प्रक्रिया होगी और उसी वक्त से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से बहुत सारी चीजों को उठाया गया। सबसे पहले तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार ही नहीं है। हालांकि वो मेरिट्स का मसला सुप्रीम कोर्ट उसको सुन चुका है और उस पर आदेश सुरक्षित है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कहता रहा है कि एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है और इसमें कोई भी रुकावट आएगी तो उसको दूर सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी जो स्थिति बनी है जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि चुनाव आयोग का ये कहना था कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या ऐसे लोग जिनकी मैपिंग भी नहीं हो पा रही है ना, उनके पास दस्तावेज हैं, जो लोग ऐसे लोग बाहर कर दिए गए हैं ड्राफ्ट लिस्ट से, उनके जो क्लेम्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए। यानी कि आमतौर पर चुनाव आयोग ये करता है कि उसी राज्य के ग्रुप बी ऑफिसर्स जो हैं उनको इस काम में लगाया जाता है कि वो इस तरह की कंप्लेंट्स को देखें कि भाई हमारा नाम स्पेलिंग की वजह से या टाइपिंग एरर की वजह से हट गया है लिस्ट से। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार वो ग्रुप बी ऑफिसर्स उपलब्ध नहीं करा सकी जिस संख्या में चुनाव आयोग को चाहिए थे। चुनाव आयोग ने उसके बाद ये किया कि पड़ोसी राज्यों से ऐसे अधिकारियों की मांग की और उनको लाया भी जा रहा था। उसी वक्त बंगाल सरकार की ओर से इसको लेकर के गहरी आपत्ति जताई गई, बहुत सारी साजिशों के एंगल दिए गए कि भाई बाहर के राज्य दूसरे राज्यों के अधिकारियों को यहाँ क्यों लाया जा रहा है इस प्रक्रिया के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग की किसी भी कार्रवाई पर अगर संदेह जता रहे हैं, पहली बात तो या तो आप अधिकारी दीजिए, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखा तो कोर्ट ने कहा कि अब हम न्यायिक अधिकारियों को लगाएंगे जिनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठा सके। इसीलिए यहां पर आप देखें कि पहले 250 डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लगाए गए थे, लेकिन आंकड़ा ये कहता है कि अगर ये हर न्यायिक अधिकारी 250 एप्लीकेशन भी एक दिन में निपटाएगा तो 80 दिन लगेंगे उनको सब क्लेम्स को डिस्पोज ऑफ करने में। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप सिविल जज, जूनियर और सीनियर डिविजनल
सिविल जजेस को भी लीजिए और जरूरत पड़े तो पड़ोसी राज्यों से भी लीजिए। यानी कोर्ट का ये कहना है कि तारीख तो वही रहेगी लिस्ट पब्लिश ठीक करने की, ठीक लेकिन इसमें बाद में सुधार किया जा सकता है। ठीक, अब सौरभ से हमारी बात हो सकती है। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ बताइए, जो एक दूसरी बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है हावड़ा में, जिस तरह की घटनाएं हुई, और बात सिर्फ ये घटनाएं तो कहीं दूसरे राज्यों में भी होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का तो चुनावों में हिंसा का इतिहास रहा है, तो ये बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी होने वाली है पश्चिम बंगाल में, उसी का ये ट्रेलर दिख रहा है क्या? लालचंद जी देखिए, चुनाव आयोग के सामने अभी दो तरह की चुनौती है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो ऐसे कि आपने मेंशन किया कि हावड़ा की घटना जो देखा गया है, सीसी फुटेज में सरेआम एक आदमी को दो गुंडे वहां पे गोली करके मार रहे हैं। और ये सारी बातें हैं कि जंगल राज क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ये सीसी फुटेज सरेआम दिखा रहा है क्यों बंगाल जो कभी ज्ञान के लिए जाना जाता था, कभी मेधा के लिए जाना जाता था, इंटेलेक्चुअल के लिए जाना जाता है, अब इस तरह घटनाओं के लिए जाना जाता है। सरेआम गोलीबारी, ये सब घटनाएं जो घटती है, ड्रम भरकर यहाँ पे बोमा जो है वो रिकवर होता है, एक बच्चे की 9 साल की बच्चे की मौत हो जाती है। इन सब घटनाओं का चुनौती भी है चुनाव आयोग के सामने। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये एसआईआर के मामले में अपना एसओपी तैयार कर चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश, वो उनकी जो जजेस की जो टीम है वो काम कर रही है, तब भी चुनाव आयोग के बाहर यहाँ पे जो सीईओ का ऑफिस है उनके बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कल शाम को हुआ कि विरोध प्रदर्शन हुआ और वहां पे साफ देखा गया कि जो लोग आए थे वो वही लोग हैं जिनके सुनवाई चल रहा है। और इससे पहले आप जानते हैं लालचंद जी, जिस सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अगर किसी का नाम कटा तो फिर आप देखेंगे क्या होता है, तो वो देखने वाली जो चीज थी वो सामने आने लगी है। तो 28 तारीख के बाद ये मामला और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको किस तरह से यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल करती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन साफ तरीके से जो आप अगर आभास कहें, आप अगर टीजर्स कहें, तो वो उसके लक्षण सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। लालचंद्र जी, एक बार फिर से विकास के पास चलते हैं। विकास, जो अब आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक एक करके चुनौतियां आई, एक एक करके बाधा आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट देता चला गया। अब ये बिल्कुल साफ है कि कम से कम पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर के जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसको अब माना जाए कि इट इज फिनिश्ड, अब फिलहाल कम से कम फिलहाल के लिए ये खत्म। बिल्कुल, जहां तक जो सबसे बड़ी रुकावट की बात की जा रही थी वो इन्हीं 50-60 लाख जो दावे हैं उनके निपटारे को लेकर के थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इन मांगों को ठुकरा चुका है जो तृणमूल कांग्रेस के नेता उठाते रहे हैं। तो यहां से सब अब आप कह सकते हैं कार्रवाई समाप्त है। अब 28 तारीख को फाइनल लिस्ट पब्लिश होगी, उसके बाद भी जो वैध वोटर हैं, जो दावा जिनका सही पाया जाएगा इन जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा, उनको भी जगह मिल जाएगी। लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई दूसरी रियायत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और ये प्रक्रिया अपना जो चुनाव आयोग ने एक टाइमलाइन बना करके जो कार्रवाई शुरू की थी उसी के मुताबिक चल रही है और उसी तरह से इसमें आगे कार्रवाई होती रहेगी। सौरभ, एक जो आज हमने इसका हेडर बनाया है कि क्या एसआईआर पर टीएमसी की राजनीति फेल हो गई, मैं चाहता हूं कि आप जरा ग्राउंड से बताइए कि जिस तरह का ये पिछले कुछ महीने का रहा, कुछ महीने की उठापटक रही, ये मान के चलें कि टीएमसी के हाथ से ये चीज अब निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये मामला टीएमसी के हाथ से निकल गई या नहीं निकल गई, ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि लिस्ट में देखने को मिलेगा कि कौन कौन के जिले से कितने कितने नाम कटे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक टीएमसी की तरफ से सारे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी का कारण है कि मनोज पंत जो भूतपूर्व सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है यहाँ के, वो हाईकोर्ट के एक बैठक में चले गए। हालांकि उनका उस बैठक में जाने की कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट के राय में नहीं था। वहां पर साफ तरीके से लिखा था कि इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ऑथोरिटी ऑफिसर रहेंगे, सीओ रहेंगे, एडवोकेट जनरल रहेंगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहेंगे, हाईकोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, राज्य के डीजीपी रहेंगे, राज्य के सीएस रहेंगे। लेकिन फॉर्मर सीएस वहां पे क्या कर रहे थे, तो ये सारी बातें अब भी है। समझ गया, गेम अभी
गेम जो है ना वो समाप्ति की तरफ है, लेकिन अभी कुछ कार्ड मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कार्ड बचे हुए हैं, भले अब गेम ओवर होने की तरफ है। शुक्रिया फिलहाल आपका बहुत बहुत, सौरभ, जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।